वेलकम ऑल, वेलकम टू मुफ्त स्टडी। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं क्लास हिस्ट्री एंड सिविक्स की बुक का। क्लास 6 की बुक है ये, आईसीसी सिलेबस की। पहला चैप्टर है उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बुक हमारे एक व्यूवर ने हमें पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप की थी, तो उनकी डिमांड पे ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट बुक्स पे हम लोग वीडियो बनाएं, तो आप भी हमें क्लियर पीडीएफ में बना के अपनी बुक्स के चैप्टर का क्लियर पीडीएफ बना के हमारे ऑफिशियल नंबर पे सेंड कर दें। और ऑफिशियल नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा मेन मकसद यही होता है कि आप अगर हमें पीडीएफ भेजते हैं तो हम उसको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करके आपको बताएं, ताकि वो नॉलेज आपको आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा करे और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें वो आपको इजाफा दे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारा पहला चैप्टर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इसमें सेटलमेंट नियर रिवर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन और कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया हुआ है, प्रीवियस कनेक्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ फैक्सिनेटिंग क्लूज दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव, ट्रेडेड एंड बिल्ड देयर सोसाइटी बैक देन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें क्या बताती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली हमको ये क्लूज देती है कि हम समझें कि पुराने लोग जो थे, पुराने ज़माने के लोग जो थे, वो कैसे रहते थे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, कैसे वो व्यापार करते थे, और उस ज़माने की जो सोसाइटीज़ थी वो कैसे बनी हुई थी, उनका कल्चर क्या था, वो कैसे काम करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका एक हिंट देती है हमें कि पुराने ज़माने के लोग कितने सिविलाइज थे और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिया करते थे। डू यू रिमेंबर इन द नेथोलिक एज? इससे पहले आप पढ़ के आए होंगे नेथोलिक एज के बारे में, तो ये वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डू यू रिमेंबर नेथोलिक एज? नेथोलिक एज में हुआ क्या था, जो लोग थे उन्होंने नदी के किनारे रहना चालू कर दिया था। इससे शुरुआत हो गई थी गांव की जो लाइफ थी, विलेज लाइफ थी, उसकी एक शुरुआत कर दी थी उन लोगों ने। नदी के किनारे रहना चालू कर दिया था। विलेजेस ग्रू इनटू द टाउन्स एंड देन इनटू द सिटीज। जो गांव होते थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में तब्दील हुए, फिर वो कस्बों से एक शहर में तब्दील होना चालू हो गए थे। तो यहाँ पे ये एक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, नेम एनी 5 सिटीज विच आर लोकेटेड नियर रिवर बैंक्स। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो देख के 5 ऐसे शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनके नाम कमेंट करिएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। You will notice that the cities located near the river bank are densely populated, but the cities away from the rivers are thinly populated. आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जो नदी के किनारे शहर बसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब उनकी आबादी ज़्यादा होती है, और जो नदी से दूर शहर बसे होते हैं वो क्या होता है, उनकी आबादी कम होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे कम्युनिटीज़ नदी के किनारे बढ़ी और उनकी आबादी वहाँ बढ़ी, उन्हीं ने रहना चालू करा। सिविलाइजेशन क्या होता है, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिविलाइजेशन एक एडवांस स्टेट है ह्यूमन सोसाइटी की, हैविंग इट्स स्पेसिफिक कल्चर एंड इट्स वे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं सिविलाइजेशन है क्या, क्या समझा आपने इस डेफिनेशन से। बेसिकली क्या है कि पुराने ज़माने में लोग रहते थे, लेकिन उनको ये तौर तरीका नहीं पता था किस तरह से रहना है, कैसे क्या जीना है, जीवन जीना है। आदिवासी दौर आपने पढ़ा होगा, ओल्ड आपकी जो इससे पहले आप पढ़ के आए होंगे हिस्ट्री में। सिविलाइज का मतलब ये है कि जब लोगों ने जीने का तरीका सीख लिया, रहन सहन सीख लिया, अब लोग एक कल्चर को फॉलो करना चालू कर दिया और एक तरीके को फॉलो करना चालू कर दिया। घर बनना चालू हो गए, वहाँ पे शहर बनाए उन्हीं ने, रोड बनाए वहाँ पे उन्हीं ने। तो गांव पहले बनाया, गांव से बनाए छोटे छोटे कस्बे, कस्बों से शहर बने। तो एक सिविलाइज फॉर्म में हमने काम चालू करना चालू कर दिया। तो इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। लोग तरीके से जब काम करने लगते हैं, एक स्पेसिफिक कल्चर को और स्पेसिफिक तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताना चालू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। देयर आर सर्टेन फीचर डेट अ सोसाइटी मस्ट हैव टू फॉर्म अ सिविलाइजेशन। अब किसी भी सोसाइटी को सिविलाइजेशन बनाने के लिए उसमें कुछ
खूबियाँ होनी चाहिए, तभी वो आप कह सकते हैं कि वो एक सिविलाइजेशन को फॉर्म कर सकती है। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़, उस सोसाइटी में डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड टाउन, कस्बे और शहर बने उस सोसाइटी में। ऑर्गेनाइज ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लाइक एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, अब जो वहाँ के लोग हैं वो उस ऑर्गेनाइज तरीके से काम धंधा करें, मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई भी खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइज वे में काम को चालू करें। डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कंप्राइजिंग लीगल, पॉलिटिकल, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग बॉडीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ वहाँ पे बने, पॉलिटिकल बॉडी वहाँ पे होना चाहिए और रिलीजन ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में क्या है, ये तीनों चीज़ें हैं, तो हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ भी हैं, हमारे पास लीगल बॉडीज़ भी हैं, पॉलिटिकल बॉडीज़ भी हैं और हमारे पास रिलीजियस बॉडीज़ भी हैं, मतलब धर्म वाली बॉडीज़ भी हैं हमारे पास। लीगल बॉडीज़ का मतलब क्या है, हमारे पास कोर्ट कचहरी ये सब भी मौजूद है कि लीगल वे में हम चीज़ों का काम करते हैं। पॉलिटिकल बॉडीज़ तो आप जानते हैं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी हमारे पास है। इलेक्शन होता है देश में, इलेक्शन होके ही हम लोग चीज़ों, जो पार्टी जीतती है वो पार्टी हमारे हक में काम करती है जनता के लिए। तो चीज़ों को एक स्पेसिफिक वे में काम करने का मतलब ही सिविलाइजेशन होता है। ये नहीं कि आप बस रह रहे हैं, कोई वहाँ पे कोई तौर तरीका नहीं है, लोग सिर्फ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो समझ में आ रहा है जिसको वो कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, कोई लीगल बॉडी नहीं है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, जो समझ में आ रहा है ट्रेड कर रहा है, कोई किसी से कुछ छीन के भागा जा रहा है, कुछ लिए ले रहा है, ऐसा नहीं होता। तो सिविलाइज वे का मतलब ये होता है कि हर चीज़ का हमने एक तरीका बना रखा है और वो उसी तरीके से अब हम उसको काम कर रहे हैं और उसी तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। कल्चरल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग और डेवलप्ड लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास रिटन में हैं, वो हमारा कल्चरल एक्सप्रेशन है और वो राइटिंग के फॉर्म में है हमारे पास, और या लैंग्वेज के फॉर्म में या स्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो हम हर चीज़ के, अब हर कल्चर के पास अपनी अपनी लिखित में किताबें होती हैं, वो उन किताबों को फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पढ़ते चले आ रहे होंगे बचपन से, वेद हैं हमारे पास लिखे हुए, तो हम लोग वेद को क्या है वो रिटन फॉर्म में है हमारे पास, तो हम लोग उनको पढ़ते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सोसाइटी, अब कोई भी सोसाइटी है, अगर वो पुरानी सोसाइटी है तो उनके पास पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर होगा, आर्ट होगी, वो क्या कैसे क्या काम करते हैं वो सारी चीज़ें उनके पास होंगी। तो ये सारी चीज़, ये फीचर्स एक सोसाइटी में होने चाहिए, तभी वो सिविलाइज सोसाइटी कहलाएगी। सेटलमेंट नियर रिवर, the earlier civilization in the ancient one flourished along the river valley because of the following reason। अब क्या था कि पहले ज़माने में सबसे पहले जो सेटलमेंट स्टार्ट हुए थे, लोगों ने रहना चालू करा था, वो नदी के किनारे ही रहना चालू करा था। सेटलमेंट का मतलब ये है कि नदियाँ खाली पड़ी थी, लोग पहले जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, वहीं रहते थे। फिर धीरे धीरे लोगों में तब्दीली आने चली गई। सबसे पहला सेटलमेंट जो चालू हुआ वो कहाँ हुआ, नदी के किनारे लोगों ने सबसे पहले रहना चालू करा। तो कुछ रीजंस जानते हैं कि लोगों ने नदी के किनारे रहना क्यों चालू कर दिया। सबसे पहला रीजन है कि वहाँ पे आपको पानी मिलेगा। रिवर प्रोवाइडेड इन सफिशिएंट वाटर टू सपोर्ट द सेटलमेंट। अब कहीं पे भी आपको रहना है तो आपको पानी की ज़रूरत है। आपको पता है कि आज के दौर में हमें कितनी ज़रूरत है पानी की, हर वक्त हमें पानी चाहिए होता है। अगर पानी नहीं होता तो हमारे कितने काम रुक जाते हैं। तो उस ज़माने में भी लोगों ने नदी के किनारे, सबसे पहला जो रीज़न था रहने का वो क्या था कि वहाँ पे हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा था जो हमारे सेटलमेंट को सपोर्ट करेगा। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वाज इजियर थ्रू रिवर विच गेव अ बूस्ट टू द ट्रेडर। अब क्या था कि नदी के किनारे अगर रह रहे हैं तो अब नदी से ट्रांसपोर्टेशन इजी था। मतलब कहने का था कि पहले ज़माने में जो ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले चालू हुआ था तो पानी के थ्रू ही चालू हुए थे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेडर्स जो होते थे उनको इससे बड़ा फ़ायदा मिला। एक नदी से वो लोग पानी के थ्रू दूसरी जगह चले आते थे, एक किनारे से दूसरे किनारे, तो सामान ले जाना और लाना आसान होता था। द फर्टाइल लैंड अलोंग द रिवर प्रोवाइडेड फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर। और
तीसरा जो रीज़न मेन इन्होंने बताया है वो ये है कि नदी के किनारे उपजाऊ ज़मीन होती है। अगर ज़मीन उपजाऊ होगी तो हमें खेती बाड़ी करने में आसानी मिलेगी, तो हम वहाँ पे खेती किसानी कर सकते हैं। तो मेन 3 रीज़न इन्होंने यहाँ पे जो बताए, सबसे पहला वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं थी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी था। दूसरा क्या था कि उस पानी की मदद से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे, इधर से उधर जा सकते थे। तीसरा जो रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वहाँ पे जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी, तो खेती किसानी करने के लिए वहाँ पे बहुत आसान था। Thus, the small settlement of people began to grow on the river and later develop into the urban center, which marked the beginning of the civilization. तो बस यही वजह थी कि छोटे छोटे सेटलमेंट वहाँ पे नदी किनारे बनने लगे। जब छोटे छोटे सेटलमेंट बने, वो धीरे धीरे तब्दील हो गए अर्बन सेंटर में, और उन्हीं ने ही वहाँ पे आपका सिविलाइजेशन का नींव रख दी। वहीं से सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई। इससे पहले लोग सिविलाइज नहीं थे। सिविलाइज का मतलब ये नहीं थे, लोग रहे थे, जिंदा तो थे, लेकिन लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे, आदिवासी जैसे लोग जिंदगियां गुजार रहे थे। तो सिविलाइज जब होना चालू हुआ, नदी किनारे रहना उन्होंने चालू करा, खेती किसानी चालू करी, कारोबार चालू करा, तो धीरे धीरे तब्दीलियां आना चालू हुई। अब बात करते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वी नो डेट द लाइफ वॉज स्ट्रगल फॉर अर्ली ह्यूमन। अभी जैसे कि मैंने बात करी कि भाई जो पहले ज़माने के ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस किसको कहा जा रहा है, जो हमारे आदिवासी लोग थे जो जंगल में रहते थे, तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल वाली थी। बट ओवर द टाइम सम की डिस्कवरीज ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। अब धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों ने डिस्कवरियाँ करते रहे और उससे ज़िंदगियाँ बदलती रहीं लोगों की। They no longer had to move from one place to another in search of food and started leading a settled life. धीरे धीरे उनको ठहराव मिला जिंदगी में। पहले क्या होता था, एक जगह पे रुकते थे, उसके बाद वहाँ पे वो रहते थे, उसके बाद वहाँ वो शिकार करते थे, उसके बाद फिर वो दूसरी जगह जाते थे, मतलब सेटल्ड नहीं थे। खाने की तलाश में हमेशा वो चलते रहते थे, रुकते नहीं थे। When a number of families settle at a place, their cluster of dwelling become the nucleus of the village. अब क्या हुआ, जब एक जगह पे बहुत से लोग सेटल्ड हो गए, तो धीरे धीरे वहाँ पे आबादी बनती चली गई और उन्हीं ने एक नींव रखी, एक विलेज की, एक गांव की। 10 लोग एक जगह पर रुके, 20 लोग एक जगह पर रुके, तो धीरे धीरे वहाँ पे आबादी बढ़ी तो वो जगह गांव में तब्दील हो गई। इन कोर्स ऑफ टाइम these settlement grew into the town and cities with a large population. अब जब वो धीरे से गांव बने, शुरुआत करी उन्हीं ने, पहले कुछ लोग आए रुके, धीरे धीरे आबादी बढ़ी, तो वो लोगों ने उस जगह को एक गांव में तब्दील करा, एक विलेज में तब्दील करा, वो वहाँ पे रहने लगे। फिर धीरे धीरे और आबादी बढ़ी, अब जो सेटलमेंट उन्हीं ने बनाया वो कस्बे में तब्दील हो गए, टाउन्स बनने लगे वहाँ पे, फिर वो सिटी में तब्दील होने लगे, अब फिर वहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन बन गई, फिर वो शहर बन गए। Over 5,000 years ago, such cluster of habitation sprang up on the fertile bank of river Indus. 5,000 साल पहले ऐसे ही कुछ क्लस्टर कहते समूह, कुछ समूह वहां पे लोगों के आए और नदी के किनारे रहना चालू करा। कौन सी नदी के किनारे रहना चालू करा? इंडस, रिवर इंडस। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस जो नदी थी उसके किनारे आके उन्हीं ने रहना चालू कर दिया 5,000 साल पहले। ओवर अ लार्ज एरिया दिस ह्यूमन हैबिटेशन केम टू बी कलेक्टिव नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसी लोगों को, यही लोग जो इंडस नदी के किनारे आके रहे और इन्हीं ने वहाँ पे आबादी बढ़ाई, रहना चालू कर दिया, इसी आबादी को हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, और इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बिकॉज द पीपल ऑफ दिस एरा एक्सटेंसिवली यूज ब्रॉन्ज टू मेक देयर टूल्स, यूटेंसिल एंड फिगरिन्स। इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो लोग इस वक्त के जो लोग थे, जो लोग वहाँ पे रहते थे, वो लोग ब्रॉन्ज जो मेटल होता है उसको बहुत इस्तेमाल करते थे।
उससे अपने हथियार बनाते थे, बर्तन बनाते थे, सारी चीज़ें वो लोग ब्रॉन्ज की बनाते थे। ब्रॉन्ज समझते हैं? ब्रॉन्ज एक मेटल होता था, उससे वो लोग चीज़ें बनाते थे। तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है इसको? इंडस नदी के किनारे लोग आके बसने लगे थे, धीरे धीरे छोटे अमाउंट में लोग आए, आबादी कम थी, फिर धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ते चले गए, आबादी बढ़ती चली गई, तो एक बड़ी आबादी वहाँ पे आके बस गई, उसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की बात मैं कर चुका हूँ। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक तौर तरीके से ज़िंदगी को गुजारना, उसको बोलते हैं हम लोग सिविलाइजेशन। तो जो लोग वहाँ पे आके रहे, जिन्होंने वहाँ पे सेटलमेंट्स करे, उन्हीं ने अपनी ज़िंदगी में एक तरीका लाए और उसी तरीके में अपनी ज़िंदगी को उन्हीं ने गुजारना चालू कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं कि इसका ओरिजिन ये कहाँ से निकली। In 1921, an Indian archaeologist, Dayaram Saini, found some seals at Harappa. Another archaeologist, Rakhlal Das Banerjee, found similar scene in Mohenjo-daro. 1921 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम, एक का नाम है दयाराम सानी। उन्हीं ने कुछ सील्स, क्या होती, कुछ मोहर मिली उनको खुदाई के दौरान हड़प्पा में। एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रखाल दास बनर्जी, उनको भी सील मिली, मतलब मोहरें मिली मोहनजोदारो में। इट लेड टू अजम्पशन दैट बोथ आर्कियोलॉजिस्ट आर पार्ट ऑफ द स्ट्रेंजर। इससे ये समझ में आया कि जो मोहनजोदारो है और जो हड़प्पा है, दोनों में अगर सेम मोहर मिल रही है तो इसका मतलब दोनों में एक ही तरह के लोग रहते थे, एक ही कल्चर को फॉलो करते थे। The discovered seal were much older than the early historical ever. Based of these findings, in 1990 and 1924, the then Director General of Archaeological Survey of India, John Marshall, declared the discovery of the new civilization in Indus Valley and coined the name of the Indus Valley civilization. तो जब ये दो तरह की मोहर, एक तरह की सेम मोहर मिली दो जगह से, मोहनजोदारो और हड़प्पा में सेम मोहर मिली, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि एक ही कल्चर के लोग यहाँ पे रहते थे जो सेम मोहर का इस्तेमाल करते थे। तो 1924 में जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉन मार्शल, उन्हीं ने इस जगह को जो डिस्कवर हुई थी उस जगह का नाम रखा न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली एंड कॉइन द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उन्हीं ने ही इसका नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। The archaeologists are still not sure about the exact era of valley civilization. और आर्कियोलॉजिस्ट जो पुराने ज़माने के थे वो अभी भी इस पे पूरी तरह श्योर नहीं थे कि ये कितने साल पुरानी सिविलाइजेशन थी, मतलब लोग यहाँ पे कितने साल से रह रहे थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक फाइंड नहीं कर पाए। बस एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतने साल से लोग रहे होंगे। उन चीज़ों का जब खुदाई हुई वहाँ पे, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी चीज़ों पे हिस्टोरियन होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खुदाई करते हैं और पुरानी चीज़ें जो उनको मिलती हैं वो उसके हिसाब से चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते वो क्या होती है, तो वो अभी भी एग्जैक्ट एरा नहीं बता पाए कि कितने साल तक इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी, लेकिन एक अंदाज़ा उन्होंने अमूमन लगा दिया कि इतना तो रहा होगा। द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एज पर द आर्कियोलॉजिस्ट आर गिवन बिलो। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कब से कब तक रही? 4000 टू 2500 BC, ये इतने साल के लिए रही। ये किसने बताया था? सर जॉन मार्शल ने ये अंदाज़ा दिया। ऐसे ही एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हीं ने क्या कहा, सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा नहीं हो सकता है कि इसकी जो एरा रहा होगा वो 2500 से 1700 BC तक रहा होगा। और एक तीसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका भी कहना था, उन्हीं ने ये कहा, A.K. पुसलकर ने ये कहा था कि हो सकता है ये 3250 से लेकर 2750 यानी 3250 से लेकर 2750 BC तक रहे होंगे। तो एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता पाया, मतलब एग्जैक्ट टाइम पीरियड कोई आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं बताया, सबने अपनी अपनी राय दी और अंदाज़ा लगाया गया कि इतने टाइम से इतने टाइम तक इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी, लोग यहाँ पे रहे होंगे जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग होंगे जो इस सिविलाइजेशन को फॉलो करते थे। आफ्टर द ब्रीफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट, द हिस्टोरियन हैड कम टू द कंक्लूजन द एरा
from 2600 to 1800, hence the Indus Valley civilization is about 4500 year old. अब जब इतने आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने अपनी अपनी राय दी तो इस पे एक कंक्लूजन पे सब लोग मिल के पहुंचे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो 2600 टू 1800 बीसी तक रही, इतना उसका टाइम पीरियड था। तो इस हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन 4500 ईयर ओल्ड है, यानी 4500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेजर सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सिविलाइजेशन की मेजर सेंटर कहाँ कहाँ पे थे। अब नदी के किनारे बसना, इंडस नदी के किनारे लोगों ने बसना चालू कर दिया, तो ज़्यादातर शहर जो थे वो नदी के किनारे ही बसे थे। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस एंड हरप्पा वॉज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नबी। तो एक जो शहर था वो आपका मोहनजोदारो, वो कहाँ था, इंडस नदी के किनारे पे था, और जो हड़प्पा था वो कहाँ पे था, रवि नदी के किनारे पे था। The total area of the civilization was approximately 1,299,600 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इतने स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी, जो लोग रहते थे, जो शहर बसा हुआ था, वो इतना एरिया कवर कर रहा था। which cover Punjab, Sindh, Rajasthan, Gujarat, some part of Balochistan and border areas of Western यूपी। तो इसमें कौन कौन से एरिया आते थे उस वक्त? पंजाब आता था, सिंध आता था, राजस्थान, गुजरात, बालूचिस्तान और बॉर्डर एरिया ऑफ वेस्टर्न यूपी। इट्स मेन सेंटर वॉज मोहनजोदारो, हरिप्पा, लोथल, चन्हुदारो, कोटजीजी, धोलावीरा, कालीबंगन, बनावाली। ये इसके कुछ मेन सेंटर्स थे जो उस वक्त की सिविलाइजेशन के मेन सेंटर कहलाए जाते थे। ये उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं: मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल, चन्हुदारो, कोटडीजी, धोलावीरा, कलीबंगन, बनावाली। The civilization is also called the Harappan civilization as Harappa was the first city to be discovered over here. इस सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन दोनों सेम है। हरप्पन सिविलाइजेशन उसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो पहला शहर यहाँ पे फाइंड किया गया था वो हरप्पा ही था। पहला सिटी जो ढूंढा गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा तो वो था हरप्पा। नाउ हरप्पा एंड मोहनजोदारो आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान। इस वक्त दोनों के दोनों हरप्पा और मोहनजोदारो कहाँ पे सिचुएटेड है? पाकिस्तान में। ये आप मैप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये आपका हरप्पन सिविलाइजेशन है, ये पिंक कलर से जो दिखाया गया है मोहनजोदारो, हरप्पा, ये पूरा पिंक कलर से दिखाया गया है, ये आपका हरप्पन सिविलाइजेशन है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या खूबियाँ थी, क्या फीचर्स थे, उसके बारे में बात करते हैं। नॉट मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, जितनी अवेलेबल है हम उस पर बात करते हैं। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर बोटेनिकल, फॉनल रिमेन्स, पोट्री, फिगरिन्स एंड सील्स। मतलब क्या है कि पुराने ज़माने के पेड़ पौधे जो हैं वो थे, जो वो मिट्टी की पॉटरी करते थे वो चीज़ें हैं, जो फिगर्स वो बनाते थे दीवारों पे या वो है अवेलेबल, और जो मोहर्स थी उनकी सील्स वो अवेलेबल है। उससे यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उनकी हैं। दीज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रूव दैट इन द सोसाइटी वॉज हाईली सिविलाइज। ये जो पुराने ज़माने के सबूत हमारे पास हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, पुरानी चीज़ें हैं, ये बताती हैं कि जो सोसाइटी थी ये हाईली सिविलाइज सोसाइटी थी। मतलब बहुत अच्छे तौर तरीके से लोग रहते थे वहाँ पे, बहुत सिविलाइज बंदे थे वो। ये जो पुरानी चीज़ें उनकी जो मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया है, उन चीज़ों पे सर्वे किया गया है, रिसर्च करी गई है, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है जो पुरानी चीज़ें जितनी भी इस वक्त की पुरानी चीज़ें जो मिली, उससे ये पता चलता है कि लोग बहुत ही सभ्य थे, बहुत सिविलाइज्ड थे।
अब क्या था, सोसाइटी इन दिस पीरियड वॉज डिवाइडेड इन 3 सोशल ग्रुप। इस पीरियड में सोसाइटी 3 ग्रुप में बटी हुई थी। फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ रिच मर्चेंट एंड प्रीस्ट। पहला ग्रुप जो था तो वो अमीर मर्चेंट्स का मतलब होता है कारोबारी, अमीर कारोबारी, और प्रीस्ट मतलब जो प्रीस्ट के बारे में, प्रीस्ट मतलब क्या होता है, जो धार्मिक लोग होते हैं उनको बोलते हैं प्रीस्ट। तो पहले ग्रुप में अमीर कारोबारी होते थे, अमीर मर्चेंट्स होते थे, और धार्मिक प्रीस्ट होते थे, यानी मौलाना हो गए, पंडित हो गए, ये सब उस जमाने में प्रीस्ट होते थे। चर्च वाले जो चर्च के फादर होते हैं इन सबको प्रीस्ट बोला जाता है। तो ये आपके एक साइड आते थे, एक ग्रुप में आते थे। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ रूलिंग क्लास। इनको रूलिंग क्लास बोला जाता था। मतलब जो पहला ग्रुप है जिसमें अमीर मर्चेंट्स होते थे, अमीर कारोबारी, और जो प्रीस्ट होते थे, इनको रूलिंग क्लास बोला जाता था। सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। दूसरा ग्रुप होता था जो उसमें स्मॉल मर्चेंट्स का मतलब स्मॉल कारोबारी लोग होते थे, बिजनेसमैन होते थे, थोड़े छोटे कारोबारी होते थे, उनको दूसरे ग्रुप में डाला गया। द लेबर क्लास कंप्राइजेज द थर्ड ग्रुप। और जो लेबर क्लास होता था, जो गरीब तबका, उनका उनका जो गरीब तबका होता था, वो तीसरे ग्रुप में था। द पीपल ऑफ द फर्स्ट 2 ग्रुप लिव इन द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। जो पहले 2 ग्रुप होते थे वो रहते थे सिटाडेल में, जगह उन्होंने बना रखी थी एक ऊंचाई पे, उसको बोलते थे सिटाडेल। वो लोग वहां पे सिटाडेल में रहते थे। आप इस इमेज में देख सकते हैं, पहले 2 ग्रुप के जो बंदे होते थे वो सिटाडेल में रहते थे। ये आपका सिटाडेल यहाँ पे है, और लोअर टाउन में रहते थे। उसके नीचे एक उन्होंने टाउन बना रखा था, वो उसमें रहते थे। वेयर एज द पीपल बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप लिव इन द हट। और जो तीसरा ग्रुप होता था, जो लेबर क्लास होता था, उनका अलग जगह थी, वो रहते थे हट्स में। तो यहाँ पे 3 हिस्सों में सोसाइटी बटी हुई थी, रिच, मिडल, और आपका लोअर। तो रिच क्लास में कौन कौन आता था, जो अमीर मर्चेंट होते थे, अमीर व्यापारी होते थे, और जो प्रीस्ट होते थे। दूसरा ग्रुप में जो छोटे व्यापारी होते थे और बिजनेसमैन होते थे वो आते थे। और जो सबसे लास्ट ग्रुप था वो लेबर क्लास आता था। तो सिटाडेल और लोअर टाउन में पहले 2 ग्रुप रहा करते थे, और तीसरा ग्रुप कहाँ रहता था, हट में रहता था। Some archaeologists are of the view that there were no ruler in the Harappa society and all enjoy the equal status. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था, तो सब लोग इक्वल स्टेटस को फॉलो करते थे। Some archaeologists feel that there were no single ruler but there were several rulers. According to them, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा हैज अ डिफरेंट रूलर। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि वहाँ पे एक कोई सिंगल रूलर नहीं था, वहाँ पे अलग अलग रूलर थे। मतलब उनके हिसाब से मोहनजोदारो में कोई दूसरा रूलर था और हड़प्पा में कोई दूसरा रूलर था। मतलब अलग अलग रूलर अलग अलग जगह को रूल करते थे। Some other scholar argue that there was single state, which is evident from the similarities of the artifact, the plant settlement, and standardized ratio of the brick size and establishment of settlement near the sources of the raw material. कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट थी, कोई 2-3 रूलर नहीं थे कि जो अलग अलग जगहों को रूल करते थे। वो ऐसा क्यों कहते थे, जो उनको वहाँ पे एविडेंस मिले, मतलब जो सेटलमेंट उनको मिला वो हर जगह पे एक ही जैसा था। जो घर बने थे लोगों के वो हर जगह पे एक ही जैसे थे। जो स्टैंडर्ड साइज था ब्रिक का, जो ईंटे को वो इस्तेमाल करते थे, जिस ईंटे को इस्तेमाल करते थे वो हर शहर में एक ही जैसा था, एक ही साइज था। तो इस बिना पे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे कोई अलग अलग रूलर नहीं है, कि अलग अलग रूलर होता तो वो अलग अलग बनवाता ईंटे के साइज, लेकिन यहाँ पे एक ही जैसा ईंटा यूज हो रहा है। इसका मतलब एक ही आदमी था, एक ही रूलर था, और जो भी रॉ मटेरियल वहाँ सेटलमेंट में घर बनाने में यूज हो रहा था वो भी एक ही था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। इसका मतलब कोई एक ही रूलर है जो सब पे रूल कर रहा था। ड्रेसेस, हड़प्पन पीपुल वोर बोथ कॉटन एंड वूलन क्लोथ। जो हड़प्पन के लोग होते थे वो कॉटन और वूलन क्लोथ दोनों पहनते थे। Men gradually used a shawl for the upper body and wore a band of the cloth around their waist. तो जो मेन थे वो ऊपर की बॉडी पे शॉल पहनते थे और नीचे एक क्लोथ बांध लेते थे, वोर अ बैंड ऑफ क्लोथ अराउंड द वेस्ट, और अपने कमर के किनारे एक कपड़ा बांध लेते थे, अपनी कमर पे कपड़ा बांध लेते थे और ऊपर शॉल होते थे।
वुमेन प्रोबेबली वो लॉन्ग स्कर्ट एंड अ स्टोल, और जो औरतें होती थी वो लंबे स्कर्ट्स पहनती थी और स्टोल्स पहनती थी। द डिस्कवरी ऑफ द क्ले स्पिंडल फ्रॉम हरप्पन साइट शोज द पीपल वर अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। और उसके बाद तो कुछ डिस्कवरीज हुई वहाँ पे, स्पिंडल्स, क्ले स्पिंडल्स मिली, जिससे ये पता चलता है कि उस जमाने के जो लोग होते थे वो सिलाई, वीविंग और स्पिनिंग जानते थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे हुए, वहाँ पे खुदाई हुई, तो वहाँ पे स्पिंडल्स मिले। तो उस स्पिंडल से लोग पता चला कि जो उस जमाने के जो लोग होते थे वो आपका सीना जानते थे, वीविंग जानते थे। इसके बाद ऑर्नामेंट्स की बात करें, वहाँ पे ऑर्नामेंट्स क्या क्या थे उस ज़माने में, क्या ज्वेलरी या जेवरात जो वो लोग पहनती थी, औरतें क्या पहनती थी या मर्द उनके क्या पहनते थे, उसकी बात करें। ऑर्नामेंट्स, पीपल वर फाउंड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स दे वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल्स। तो सोने, चांदी और दूसरे धातुओं के, दूसरे मेटल्स के वो लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ऑर्नामेंट्स वर ऑफ ग्रेट वैरायटी एंड डिज़ाइन एंड सम ऑफ दम वर सिमिलर नेचर। उनका डिज़ाइन भी अच्छा होता था और वैरायटी भी अच्छी थी उस ज़माने के जो ऑर्नामेंट होते थे। पीपल वोर नेकलेस, एम्यूलेट्स, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, जैसे हम लोग आजकल गले में हार पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, तो उस ज़माने में भी चूड़ियाँ, बैंगल्स, फिंगर रिंग्स, ये सब उस ज़माने के लोग भी पहनते थे। इससे ये पता चलता है इस सिविलाइजेशन के लोग ये सब चीज़ें भी पहनते थे, उस ज़माने के लोग भी पहना करते थे। ऑर्नामेंट वर स्टडेड विद प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। और जो उस, जैसे आज के दौर में अंगूठी में आप देखते हैं नगीने लगे होते हैं, तो ये बताता है कि उस ज़माने की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस ज़माने के लोग भी ऐसे पत्थर, नगीने, प्रीशियस पत्थर अपनी अंगूठियों में, अपने हार्स में, नेकलेस में पहना करते थे, अपने पेंडेंट्स में पहना करते थे। फूड, खाना क्या खाते थे ये लोग? द हरप्पन पीपुल गॉट फूड फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जैसे कि एक सिविलाइज कौम थी, ये सिविलाइजेशन था, तो इन लोग ने भाई खेती किसानी चालू कर रखी थी। यहाँ पे जो एनिमल प्रोडक्ट्स है उससे खाना मिलता था इनको, और जो पेड़ पौधे थे उससे खाना मिलते थे। फिश वॉज देयर मेन फूड। अब ये नदी के किनारे थे तो मछलियाँ इनका मेन खाना था। देयर फूड इंक्लूडेड ग्रेन लाइक वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपीस एंड सीसम। अब वही जो खाना हम लोग आजकल खाते हैं एग्रीकल्चर करके, तो इन्हीं ने उस ज़माने में ही एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। यानी गेहूं, बार्ले, दालें, चिकपीस, ये सब उस ज़माने में ये उगाते थे और वही ये भी खाया करते थे। फ्रॉम मेनी हरप्पन साइट, चैट ग्रेड एंड सीड हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। बहुत सी हरप्पन साइट पे अलग अलग ग्रेन्स और अलग अलग सीड्स मिले। हरप्पन ऑल्सो गॉट फूड फ्रॉम मेनी एनिमल लाइक शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। वो भेड़, बकरी, भैंसे और पिग से भी गोश्त लिया करते थे, जो कि यही होगा बेसिकली। क्या है कि इन जानवरों का शिकार भी किया करते थे वो, और इनसे भी उस ज़माने में खाना मिल लेते लिया करते थे। जैसे गाय है या भैंस है तो उनसे दूध ले लिया करते थे, ये सब उस ज़माने में भी था। तो ये एक बहुत ही सिविलाइज लोग थे। तो ये लोग प्लांट एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देते थे और जानवरों को पालते भी थे, और उनसे भी ये खाने का इस्तेमाल, उनको भी खाने के इस्तेमाल में लिया करते थे। ऑल दीज एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड बाय देम फॉर मीट, मिल्क एंड फर। बेसिकली जितने भी जानवर ये पालते थे वो तीन चीज़ों के लिए पालते थे: गोश्त उनका, दूध और खाल। उस ज़माने में लोग क्या करते थे, जानवर का मीट खाया करते थे, दूध के लिए जानवर को पालते थे और उनकी खाल के लिए। और वो आज तक चलता चला आ रहा है, हम लोग भी ऐसे ही जी रहे हैं। उसी सिविलाइजेशन को हम लोग ने आगे बढ़ाया और उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस ज़माने के लोग थे और इतने ज़्यादा सिविलाइज थे, और उन्हीं की सिविलाइजेशंस को हम लोगों ने और अच्छे तरीके से आगे ले जाके, और उस पर हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। टाउन प्लानिंग, अब शहरों की प्लानिंग इन्हीं ने कैसे करी? द अर्बन प्लानिंग वॉज ऑफ हाई क्वालिटी इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। अब जो तरक्की हो रही थी हरप्पा सिविलाइजेशन में, वो प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। ऑल टाउन्स वर डेवलप अकॉर्डिंग टू द प्लान। मतलब जितने भी शहर उन लोगों ने उस वक्त बनाए नदी के किनारे, सब एक प्लान के तहत बनाए थे।
कोई भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पे मर दिया है वहाँ पे रहना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी थी। द स्ट्रीट्स एंड रोड्स ऑफ टाउन वर क्वाइट वाइड, और जो रोड थी वहाँ पे, जो शहर बनाए थे वहाँ पे गलियाँ और जो रोड उन्होंने बनाई थी तो वो भी काफ़ी चौड़ी थी जब उन्होंने प्लानिंग करके बनाया था उस ज़माने में। आज के दौर में भी कुछ जगहें ऐसी आपको मिलेंगी जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। पुराने ज़माने की जो जगहें बनी हुई हैं जिनको बोला जाता है कि लोग बस रह रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, तो सोचिए वो लोग इतने पुराने लोग थे लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ की प्लानिंग पहले कर ली थी। देयर ब्रेथ वेरीड फ्रॉम 13 फीट टू 34 फीट, तो जो रोड और गलियां बनाई थी 13 से 34 फीट, 13 फीट टू 34 फीट तक चौड़ी थी। ऑल द रोड इंटरसेक्टेड एट द राइट एंगल्स, जितने भी रोड्स थे वो एक दूसरे को राइट एंगल से क्रॉस कर रहे थे। दीज रोड आर मेड इन सच अ मैनर दैट डर्ट और डर्ट क्लीन नेचुरली विद फ्लो ऑफ एयर, और ऐसे रास्ते बनाए थे कि जब गर्दा होती थी रोड पे, जब हवा चलती थी तो हवा उस गर्दा को साफ कर दिया करती थी। इस तरह से उन्होंने बनाया था। जो लोग रहते थे उस जमाने में, पीपुल लिव इन हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, तो पत्थर के जो ईंटों के जो घर होते थे लोग उसमें रहा करते थे। तो सोचो उन लोगों ने जो टाउन की प्लानिंग उस जमाने में कितनी अच्छी करी थी। हर चीज एक प्लान्ड वे में थी और उसी प्लान्ड वे में ही उन्होंने अपने शहरों को बसाया था। बिल्डिंग्स, द स्टडी ऑफ द ruins indicated that the building were constructed in the planned manner and were of two types, dwelling house and the public building। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो आगे सर्वे करा और उन्होंने बताया जो बिल्डिंग्स बनी थी, जो घर बने थे उस जमाने में, वो दो तरह के बने थे। एक था ड्वेलिंग हाउस और दूसरा था पब्लिक बिल्डिंग। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग वर द ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज एंड असेंबली हॉल्स। कुछ पब्लिक बिल्डिंग जो उनकी थी वो थी ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज और असेंबली हॉल, मतलब एक ऐसी जगह थी जिसमें सब लोग इकट्ठा होते थे, तो वो उन्हीं ने बनाई थी। वहाँ पे असेंबली हॉल बनाया था, ग्रेनरीज बनाई थी वहाँ पे, और ग्रेट बाथ बनाए थे। मोहनजोदारो एंड हरिप्पा वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। और जो मोहनजोदारो और हरिप्पा थे वो दो हिस्से में बटे थे, अपर टाउन और लोअर टाउन। द अपर टाउन वॉज बिल्ड ऑन द रेस प्लेटफॉर्म कॉल्ड सिटाडेल, अभी हम लोगों ने बात करी थी। तो जो अपर टाउन था वो कहाँ पे बना था, थोड़ी ऊंची जगह पे बनाया गया था, उसको उसको बोलते हैं हम लोग सिटाडेल। 6 सिटाडेल हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा, तो हड़प्पा शहर में 6 सिटाडेल मिले थे। सिटाडेल क्या था कि ऊंची जगह पे बनाए गए थे शहर, जो लोग रहते थे अपर क्लास जो था, जो फर्स्ट क्लास जो रहता था वो सिटाडेल में रहता था। तो सिटाडेल थोड़ी ऊंची जगह पे बनाया गया था, दूसरे लोगों से हटके थोड़ी ऊंची जगह पे बनाया गया था सिटाडेल को। तो सिटाडेल क्या होता है, 6 सिटाडेल आपको, तो उस जमाने में 6 सिटाडेल वहां पे मिले थे। सिटाडेल बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, ऊंचाई पे थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया जाता है जो शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो वो आम जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे बना होता है। तो उस जमाने में 6 सिटाडेल हड़प्पा में थे। तो ये जब खुदाई हुई हड़प्पा की तो 6 सिटाडेल मिले थे। द पीपुल बिलोंग टू द रूलिंग क्लास हैड देयर होम ऑन द सिटाडेल ऑफ द टाउन, जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग रूलिंग क्लास के थे, फर्स्ट क्लास लेवल, हाई लेवल के, वो कहाँ पे रहते थे, उनके जो घर थे वो सिटाडेल में थे। इट हैड पब्लिक बिल्डिंग, ग्रैनरीज, इंपॉर्टेंट वर्कशॉप एज वेल एज द रिलीजियस बिल्डिंग। उसमें ग्रैनरीज होती थी, वर्कशॉप्स होते थे और रिलीजियस बिल्डिंग होती थी, क्योंकि प्रीस्ट जो थे वो भी आपके अपर क्लास में आते थे। द कॉमन पीपुल लिव्ड ऑन द लैंड बिलो द सिटाडेल, और जो मिडिल क्लास थे, जो कॉमन लोग थे, वो कहाँ पे रहते थे, लोअर में रहते थे, लोअर बिल्डिंग्स में रहते थे। और वो कहाँ पे थी, लोअर टाउन जो थी सिटाडेल के नीचे बना हुआ था। द लोअर टाउन वॉज लार्जर एंड कंप्राइज, इन केस ऑफ अटैक और फ्लड द पीपल ऑफ द लोअर टाउन टुक रिफ्यूज इन द सिटाडेल। अगर ऐसा कुछ होता था कि बाढ़ आ जाए या कोई अटैक हो जाए, तो अगर छुपने के लिए लोग सिटाडेल चले जाया करते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि सिटाडेल वाले उनको वहां पे घुसने नहीं दे रहे थे, घुसने ना देते, ऐसा कुछ नहीं था। अगर कुछ आपदा आती थी तो वो लोग अपने आप को बचाने के लिए वहां पे चले जाते थे सिटाडेल में। ड्वेलिंग हाउस क्या होता है, द लोअर टाउन ऑफ द मोहनजोदारो हैड एन एक्सपेंशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। जो मोहनजोदारो का नीचे का टाउन था, जो लोअर टाउन, उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी हुई थी बहुत सी, जिसमें लोग रहते थे। ऑल दीज हाउसेस हैड अ कोर्टयार्ड, हर घर में कोर्टयार्ड था। द रूम वर ऑल साइड ऑफ द कोर्टयार्ड,
और जितने भी रूम थे वो साइड में थे, ऑल साइड्स ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के साइड में ही रूम्स बने हुए थे। द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। तो जो मेन एंट्रेंस था उससे आप डायरेक्ट नहीं देख सकते थे इंटीरियर और कोर्टयार्ड को। एवरी हाउस हैज इज ओन किचन एंड बाथरूम। A drain were connected to main stream drain through a wall. Some houses also has a staircase to reach the second story. Many houses had well. Many scholars believed that there were about 700 such well at Mohenjo-daro. अभी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है डेलिंग हाउस, तो आप देखिए ये उस जमाने के लोग थे और कैसे प्लानिंग से इन्होंने घर बनाए। हर घर में एक कोर्टयार्ड था और कोर्टयार्ड के किनारे पे ही उन्होंने, कोर्टयार्ड मतलब आंगन था, आंगन के किनारे में ही उनका कमरे हुआ करते थे। तो जो मेन एंट्रेंस था उनका, तो मेन एंट्रेंस से आप डायरेक्ट कोर्टयार्ड या घर नहीं देख सकते थे, मतलब दरवाजे से खड़े होके मेन एंट्रेंस से आप सीधे घर के अंदर नहीं झांक सकते थे उस जमाने में। और हर घर में किचन होता था और बाथरूम होता था, और हर घर में ड्रेनेज का पूरा इंतजाम था। ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम। जो नालियां थी वो भी कनेक्टेड थी मेन स्ट्रीम से, तो नालियों का कुछ भी ऐसे दिक्कत समस्या नहीं थी। और हम लोग आज के दौर में भी हम लोगों को जगह जगह नालियों की समस्या आती है, पानी चौक हो जाते हैं। उस जमाने में उन्होंने ऐसा बना रखा था। सम हाउसेज ऑल्सो हैड अ स्टेयरकेस टू रीच द सेकेंड स्टोरी। और कुछ घर ऐसे थे जिसमें दूसरे माले भी बने थे, मतलब सेकेंड फ्लोर भी था और उसमें जीने तक बना रखे थे उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए। मेनी हाउसेज हैड्स वेल। बहुत से घर ऐसे थे जिसमें कुएं थे पानी के। मेनी स्कॉलर बिलीव दैट देयर वर अबाउट 700 वेल्स एट मोहनजोदारो। और मेनी स्कॉलर्स मतलब बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मोहनजोदारो में लगभग 700 कुएं थे पानी के। तो ये लोग इतने एडवांस थे उस जमाने में, इतने सिविलाइज थे, हर चीज को प्रॉपर प्लानिंग से करते थे और उस प्लानिंग के तहत ही ये लोग रहते थे। ग्रेट बात क्या है? अभी 2-3 बार एक वर्ड आया था ग्रेट बात, मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आगे आ ही गया। ग्रेट बात क्या है? ग्रेट बात हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो की खुदाई हुई तो वहां पे एक ग्रेट बाथ मिला जिसका नाम दिया गया, एक जगह मिली बड़ी सी जिसका नाम दिया गया ग्रेट बाथ। इट वॉज अ यूनिक स्ट्रक्चर एंड डिस्टिंक्टिव फ्यूचर। आज इसका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर था, मतलब सबसे अलहदा स्ट्रक्चर था, यूनिक स्ट्रक्चर था और इसके अलग अलग फीचर्स थे। दिस स्ट्रक्चर वॉज द रेक्टेंगुलर टैंक मेड अप ऑफ बेग ब्रिक सीमेंटेड टुगेदर। इसमें क्या था? एक रेक्टेंगुलर टैंक था जो बेग ब्रिक क्या होता है? बेग ब्रिक से बना था। बेग ब्रिक का मतलब क्या होता है? जो पके हुए ईंटें होते हैं जिनको बेक किया जाता है और उससे बनाया गया था उसको। बेग ब्रिक और सीमेंटेड टुगेदर, सीमेंट और बेग ब्रिक के साथ। इट हैज अ लेंथ ऑफ 11.88 मीटर्स। 11.88 मीटर्स की लेंथ थी उसकी और उसकी जो विड्थ थी 7.01 मीटर की और जो गहराई थी उसकी लगभग 2.43 मीटर्स। मतलब एक तालाब के जैसा बनाया था उन लोगों ने, स्विमिंग पूल के जैसा। समझ रहे? जिस जमाने में हम लोग स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं तो वो उसको बोला गया है द ग्रेट बाथ। 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। It has a corridor all around the dressing room and strap on both the northern and southern side and led to the bathing tank. There was also a provision to drain the water of the tank into the huge drain, and it also used of some kind of special ritual bath. तो एक बड़ा सा तालाब था जहाँ पे लोग आके नहाते थे। साइड में उनका ड्रेसिंग रूम भी था वहां पे, साउथ साइड में और नॉर्थ साइड में, दोनों साइड में उन्होंने ड्रेसिंग रूम भी बना रखे थे कि लोग आए वहां पे कपड़े चेंज करें और वहां पे नहाए। तो बेसिकली जो हमारा आज के दौर में हम जिसे स्विमिंग पूल होता है, उस जमाने में उन्होंने एक बड़ा सा तालाब बना रखा था। उस तालाब के किनारे लोग आते थे और नहाते थे और उस तालाब के पानी को निकालने के लिए भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। ड्रेन बना रखा था कि उस पानी को हटा के दूसरे बड़े तालाब में वो छोड़ देते थे और जब मर्जी होती थी फिर उसमें पानी भर लिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि उस जमाने के लोग इस तरीकों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनको सिविलाइज्ड बोला गया है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया है।
जो चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग आज के दौर में करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, वो लोग उस जमाने में किया करते थे, इसलिए उनको सिविलाइज बोला जाता है। द ग्रेट ग्रेनरीज, द मैसिव ग्रेनरी वेयर हाउस हैज बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे बहुत बड़ा वेयर हाउस भी मिला खुदाई के दौरान में, ग्रेनरी का बहुत बड़ा वेयर हाउस मिला। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज 168 फीट इन लेंथ एंड 144 फीट इन विड्थ, 168 फीट लंबा और 144 फीट चौड़ा। द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी वाइड। इस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन थी, जो गहराई में नींव खोदी गई थी, वो बहुत चौड़ी थी। द हिस्टोरियन एस्टिमेट दैट दिस बिल्डिंग वॉज यूज टू स्टोर फूड ग्रेन। जो पुराने ज़माने के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है इस बिल्डिंग का इस्तेमाल ये लोग खाने को स्टोर करने के लिए करते थे। जैसे आज के दौर में हम लोग स्टोर करते हैं फूड, बड़े बड़े हम लोगों ने स्टोर्स बना रखे हैं, स्टोर रूम बना रखे हैं, तो उस ज़माने में इन्हीं ने भी एक ग्रैनरी वेयर हाउस बना रखा था, जो कि ये खाने को स्टोर करते थे उसमें। गेहूँ, चावल, बाजरा, जो भी ये उगाते हों, ये उसको स्टोर करते थे उसमें। Evidence suggested that there were workshops near granaries and these workshops manufactured copper, bronze, tin and lead। और इन सब के पास में दुकानें भी हुआ करती थी, वर्कशॉप हुआ करती थी, जो कि मेटल की चीज़ें बनाती थी, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, लेड, ये सब सामान बनाया करते थे। तो आप देख सकते हैं ना कि ये लोग उस ज़माने में 4500 साल पहले कितने ज़्यादा सिविलाइज थे, इसीलिए इनको इसको सिविलाइजेशन बोला जाता है। मतलब 4500 साल, 4500 ईयर अगो, इन लोगों के पास ये सब चीज़ें हुआ करती थी। असेंबली हॉल, द असेंबली हॉल वॉज अ बर्न ब्रिक स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ 20 बिग पिलर एंड सीटिंग एरिया विच वॉज प्रोबेबली मेंट फॉर कंडक्टिंग मीटिंग। इट वॉज अ स्क्वायर हॉल एंड द डायमेंशन ऑफ 25 बाई 25 मीटिंग। तो असेंबली हॉल भी बना रखा था इन्हीं ने, 25 बाय 25 मीटर का, जिसमें ये लोग आके बैठ के मीटिंग्स करते थे, मीटिंग्स वगैरह करते थे। एक असेंबली हॉल भी बना रखा था। अब बात करते हैं इनके ड्रेनेज सिस्टम की, कि उस जमाने में इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा हुआ करता था। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पा सिटीज वर परफेक्ट। द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर पास थ्रू अ सिंक टू फ्लो इनटू अ स्ट्रीम ड्रेन। अब इन्हीं ने उस जमाने में ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत लाजवाब बना रखा था। डोमेस्टिक वाटर क्या होता था, पास होता था सिंक से, और सिंक से पास होके स्ट्रीट्स में बह जाता था, ड्रेन हो जाता था। द मेन ड्रेन वॉज मेड ऑफ मड एंड ब्रिक। जो मेन नाली थी वो मट्टी और ईंटे की बनी थी। इट वॉज कवर विथ स्लैब विच कुड बी रिमूव फ्रॉम द पर्पज ऑफ सैनिटेशन। और उसको स्लैब से कवर कर रखा था, मतलब जब कभी सफाई करनी होगी तो वो स्लैब हटा के उस नाली की सफाई भी हो जाया करती थी। बिल्कुल जैसे आज के दौर में हम लोग के वहाँ एरियो में नाली जो होती है, नालियाँ बनी होती हैं, उनके ऊपर स्लैब पड़े होते हैं। जब सफाई करने आते हैं नगर निगम वाले, उस स्लैब को हटा देते हैं और नाली को सफाई कर लेते। तो ये सब काम इन लोगों ने 4500 साल पहले कर दिए थे। मैन होल वर प्रोवाइडेड एट द रेगुलर इंटरवल। मैन होल भी बनाए थे, जो आजकल आप देखते हैं रोड पे सीवर्स बने हुए हैं जगह जगह, तो उस जमाने पे भी मैन होल बने हुए थे। नो बडी वॉज अलाउड टू थ्रो फिल इन टू द ड्रेन। और किसी को अलाउ नहीं था कि वो कूड़ा इन नालियों में कूड़ा फेंके जो आगे जाके फंसे। फ्रॉम दिस एक्सेप्शनली impressive drainage system of Indus Valley civilization, we come to note that the people of the Indus were extremely conscious of hygiene। इस सिस्टम को देख के ऐसा लगता है कि उस जमाने के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो हाइजीन का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मैनहोल बना रखे थे, नालियाँ बना रखी थी, और साफ सुथराई का बहुत ख्याल रखते थे वो। इट सीम एज इफ द स्ट्रीट अलॉन्ग विद द ड्रेन वर लेव ऑफ द रेजिडेंट्स वर मेड अलॉन्ग दिस रोड। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसा लगता है कि जो रोड्स बनाई गई थी उस जमाने में, स्ट्रीट्स बनाई गई थी, तो उनके साथ नालियां पहले बनाई गई थी, फिर उसके बाद वहां पे लोगों को बसाया गया था। पहले नाली बनाई गई, रोड बनाई गई, फिर उसके बाद लोगों को बसाया गया। ऐसा नहीं कि लोग पहले बस गए हों और नालियां बाद में बनी हो, ऐसा लगता है उन्हीं ने जिस तरह से प्लानिंग की थी। वन वॉल ऑफ द हाउस ऑलवेज टच द साइड ऑफ द स्ट्रीट सो दैट द वेस्ट वाटर में इजिली फ्लो इनटू द ड्रेन ऑफ द स्ट्रीट। और घर ऐसे बनाए गए थे कि उनकी एक दीवार हमेशा गली जो होती थी या स्ट्रीट जो होती थी उससे मिली होती थी, ताकि जो घर का पानी है, जो वेस्ट वाटर है, वो नाली में उतर जाए। द मेन ड्रेन वॉज मेड ऑफ मड एंड ब्रिक।
इट वॉज कवर विथ सच ब्रिक विच कुड बी रिमूव फॉर द पर्पज ऑफ सैनिटाइजेशन। और जो मेन नाली होती थी जिसमें सारा पानी जाता था वो बनी थी ईंटों से और वो कवर रहती थी। उसका पर्पज ये था जब उसकी सफाई करी जाती थी तब उसका ईंटों का स्लैब हटा दिया जाता था। The gutter of the house was fell into the sum on sepit. The solid in the water was accumulated here, and the water flowed into the main drain. In this way, the dirty water was flows out of the city. पानी गटर्स में जाता था और गटर से वो निकल के चला जाता था, पानी फ्लो कर दिया जाता था मेन ड्रेन से। इससे क्या होता था, गंदा पानी सिटी से निकाल के बाहर कर दिया जाता था। जैसा सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं तो ये 4500 साल पहले वो सिस्टम फॉलो कर चुके थे। तो इसका मतलब हम लोग उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं के सिस्टम पे हम लोग आज तक चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द मैके, इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम एट येट डिस्कवर। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे मैके, उनका कहना है कि ये सबसे कंप्लीट एंशियंट सिस्टम था आज तक के जो उन लोगों ने डिस्कवर करा। आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे कंप्लीट सिस्टम इन्हीं लोगों का था। इन लोगों ने सारी चीज़ें करके दिखाई और उस सिस्टम में से हम लोगों को पता चला इन्हीं ने क्या क्या करा, कैसे इन्हीं ने पानी को ड्रेन करा, कैसे इन्हीं ने मैनहोल बनाए जगह जगह। तो इस सिस्टम को मैके ने एक कंप्लीट सिस्टम बोला जो आज तक के लोगों ने डिस्कवर किया है। In the end, we can say that the every house of the Harappa society were connected to the stream, which were made of the bricks set in the mortar. They were covered with limestone, which could be easily removed when the cleaning. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उन लोगों के जितने भी घर होते थे, हर घर पे एक ड्रेन मतलब नाली से वो लोग कनेक्टेड होते थे। सारा पानी उस नाली में जाता था और वो जाके मेन ड्रेन से वो पानी को निकाल दिया जाता था। और वहाँ पे नाली के ऊपर स्लैब बिछा रखे, तो उन्होंने जब कभी भी सफाई करनी होती थी तो उस स्लैब को वो हटा के उसकी सफाई कर देते थे। ये जो ड्रेनेज सिस्टम उस ज़माने का था, जब लोगों को उसके बारे में पता चला तो उन लोगों को बहुत ही ताज्जुब हुआ कि उस ज़माने के लोग इतने अच्छा ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जाने, इनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या थी। तो एग्रीकल्चर था, इन्हीं ने पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर इन्हीं ने करना चालू कर दिया था। तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली वाज बेस्ड मेनली ट्रेड एंड प्रोफेशन। बहुत से काम उन्होंने चालू कर दिए थे। दे अर्न देयर लिवलीहुड थ्रू दीज प्रोफेशन। कौन से वो काम करते थे? पहला काम उन्होंने चालू करा एग्रीकल्चर। द मेन प्रोफेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल वर एग्रीकल्चर, यानी खेती किसानी चालू कर दी थी और वो खेती किसानी से ही कमाते थे और यही उन्होंने अपना धंधा बना लिया था। तो पहला तो प्रोफेशन उन्होंने उठाया एग्रीकल्चर को और उन्होंने चीज़ों को उगाना चालू कर दिया, गेहूँ, बाजरा, चावल, कॉटन। दे यूज़ वुडन प्लग फॉर द एग्रीकल्चर, और लकड़ी के फड़वों का इस्तेमाल करते थे वो एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा उन्होंने क्या करा, कैटल रेनिंग मतलब एनिमल पालना चालू कर दिया। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जानवरों को पालते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, हाथी। तो ये सब इन्होंने पालना चालू कर दिया था। ये इनका सेकंड मेन प्रोफेशन था। पहला मेन प्रोफेशन इनका था एग्रीकल्चर और सेकंड मेन प्रोफेशन इनका था एलिफेंट्स, गोट्स, शीप, डॉग्स, इन सबको पालना। तीसरा उन्होंने करा ट्रेड। ट्रेड वाज द मेन प्रोफेशन ऑफ द इंडस वैली। द टाउन ट्रेडेड अमंग देमसेल्फ एंड दे ऑल्सो ट्रेड रिलेशन विद अफगान। और अब जब वो चीज़ें उगाने लगे थे तो उनको बेचते भी थे। तो एक शहर से दूसरे शहर में बेच रहे हैं, तो ये भी उन्होंने एक प्रोफेशन बना लिया। तो चीज़ों को बेचना चालू कर दिया था और ट्रेड रिलेशन उन्होंने डेवलप कर लिया था अफगानिस्तान और ईरान से। इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज इन स्मॉल बिजनेस। ज़्यादातर लोग छोटे छोटे बिजनेस करना चालू कर देते। क्राफ्टमैन वर क्वाइट एफिशिएंट मेकिंग यूटेंसिल, मड, कॉपर, ब्रांज। और उस ज़माने में लोग क्या करते थे, बर्तन बनाना चालू कर दिए थे, मट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, ब्रॉन्ज, ब्रास के बर्तन। दे ऑल्सो मेड ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और उन्होंने ऑर्नामेंट्स बनाना चालू कर दिए थे गोल्ड और सिल्वर के, जो वो पहनते थे, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सील्स की बात करते हैं। एक एक्टिविटी है पहले यहाँ पे, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेड ऑफ इंडस वैली, सजेस्ट 2 डिफरेंट थिंग दैट यू वुड हैव डन टू इम्प्रूव द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इफ यू हैव बीन लिविंग इन दैट स्टेट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल एंड सजेस्ट 2 डिफरेंट थिंग दैट यू वुड हैव डन टू इम्प्रूव द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इफ यू वर हैव। तो 2 ऐसे चीज़ें आप कमेंट करके बताइए, अगर आप उस ज़माने में होते तो इनकी ट्रेड और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या स्टेप लिया होता।
पहला तो इनका एग्रीकल्चर की हमने बात कर ली, अब इनकी सील की बात करते हैं। मोर देन 2000 सील्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप हैव बीन अनअर्थ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। जब खुदाई हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो सील्स का मतलब है मोहर, इन लोग की अलग अलग मोहर होती थी, तो लगभग 2000 मोहरें ज़मीन से निकली हैं खुदाई के दौरान इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे। दीज सील्स आर मेड अप ऑफ स्टेटाइट, फैंसी, एवरी एंड क्ले। मट्टी की बनी हुई थी, एवरी की बनी हुई थी, और ये सब मिट्टी की ही ज़्यादातर बनी हुई थी। स्टेटाइट भी लगभग मिट्टी का एक फॉर्म ही होता है क्ले का, उसी से बनी थी। या फिर फैंसी, फैंसी चेक करना पड़ेगा फैंसी क्या होता है। तो दीज सील्स आर मेड अप ऑफ स्टेटाइट, फैंसी, एवरी एंड क्ले। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर। जितनी भी सील्स होती थी वो रेक्टेंगुलर शेप की होती थी ज़्यादातर। सील्स कंटेन इनग्रेव फिगर्स ऑफ मैन, एनिमल्स एंड बर्ड। इनग्रेविंग की करती थी उनके ऊपर इनग्रेव कर करके उनके ऊपर लोगों की शक्लें बनाई जाती थी या फिगर बनाए जाते थे जानवरों के या चिड़िया की, क्योंकि जब वो आप ठप्पा लगाएंगे तभी तो मोहर छपेगी, अगर इनग्रेव नहीं होगा। दे ऑल्सो बेयर ए ब्रीफ इंस्क्रिप्शन इन द पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट। मोस्ट सील्स हैव नॉब्स विद अ होल एट द बैक। ज़्यादातर जो सील्स होती थी उनके ऊपर नॉब लगी रहती थी, पीछे एक छेद होता था। द फंक्शन ऑफ द दीज सील इज़ नॉट क्लियर। जो भी सील्स होती थी उनका फंक्शन अभी तक किसी को ज़्यादातर क्लियर नहीं है, ये क्यों इन लोगों ने बनाई थी। इट सीम्स दैट दे वर यूज्ड बाय डिफरेंट गाइड्स ऑफ मर्चेंट ट्रेडर एज अ स्टैम्प। ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिंग वो करते थे तो अलग अलग ट्रेडर्स ने अपनी अपनी एक मोहर बना ली थी और वो उसी पे ट्रेडिंग करते थे, या किसी को पैसा देते होंगे या पैसा लेते होंगे। जैसे आज के दौर में लोग रिसिप्ट पे मोहर लगा देते हैं जब फीस लेते हैं। जैसे आप स्कूल में फीस जमा करते हैं तो रिसिप्ट पे मोहर लगा के दिया थी, तो उस ज़माने में इन लोगों ने अपना तरीका बना दिया होगा, मोहर लगा देते थे। These seals also tell us of the script of the Indus Valley Civilization। तो यही सील हम लोगों को स्क्रिप्ट भी बताती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या क्या स्क्रिप्ट थी। ऐसे ही जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि इनका आर्ट और क्राफ्ट भी बहुत फेमस था, तो ये लोग आर्ट और क्राफ्ट भी करते थे। तो हड़प्पन पीपुल वर स्किल्ड आर्टिस्ट। तो जो हड़प्पन के लोग थे वो स्किल आर्टिस्ट थे। ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द डिफरेंट साइड। जो अलग अलग साइड से ज़मीन की खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उससे ये पता चलता है कि ये लोग आर्टिस्ट भी थे, अच्छे आर्टिस्ट थे और फाइन आर्टिस्ट थे, फाइन आर्ट्स में भी माहिर थे। दीज पीपुल कार्व आउट अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर फ्रॉम सॉफ्ट रॉक और ब्राउन रॉक। तो ये लोग क्या करते थे, जो पत्थर थे, पत्थर को काट के ये लोग अच्छी अच्छी चीज़ें, मूर्तियाँ बनाते थे। इन लोगों ने पत्थरों को काट के अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई। वन कॉपर स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल हैव बी फॉर्म। तो एक कॉपर की स्टैचू भी निकली, डांसिंग गर्ल की कॉपर की स्टैचू भी निकली थी उस ज़माने में जब खुदाई हुई है। तो इसका मतलब ये लोग कॉपर की भी स्टैचू बना सकते थे, उन्हीं ने बनाई है, तो एक कॉपर की स्टैचू भी मिली थी। A few seals have also found in the with the pictures of animal। और कुछ सील्स की जो अभी बात करी सील्स भी मिली थी, तो उसमें जानवरों की पिक्चर्स बनी थी, ऐसी सील्स मिली थी। तो ऐसे तो बहुत सी सील्स मिली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोगों ने मूर्तियाँ भी बनाते थे, वो लोग आर्ट जिसको बोलते हैं आर्टिस्ट भी थे वो लोग, उन्हीं ने कॉपर की भी मूर्ति बनाई। द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिफैक्ट ऑफ इंडस वैली मेड अप ऑफ स्टोन। और ज़्यादातर जो उन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी वो पत्थर की बनी हुई थी। वन ऑफ द फाइंडिंग इज द मेल टॉर्सो ऑफ पब्लिक रेड स्टोन फ्रॉम हड़प्पा। एक मिली थी मूर्ति जो कि रेड स्टोन से पॉलिश की गई थी हड़प्पा में। अनदर स्टोन बस्ट ऑफ नोबल मैन प्रीस्ट डिस्कवर। एक मूर्ति मिली जो कि प्रीस्ट किंग, जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीस्ट किंग जैसी एक मूर्ति उन लोगों ने किसी नोबल मैन की बनाई थी, तो वो भी खुदाई में मिली थी। इट शोज मैन इज द ब्यूटीफुल ट्रिम बियर्ड एंड द शेव अपर लिप वेयरिंग अ शॉल विद द फ्लावर पैटर्न। एक मूर्ति मिली थी, जिस मूर्ति को इन लोगों ने बनाया उस मूर्ति क्या दिखा रही है, एक शख्स है जो कि दाढ़ी रखा हुआ है और ऊपर अपर लिप्स पे शेव करा हुआ है, उस पे कोई खाली सिर्फ बियर्ड रखे हुए है, यानी मोस्टैच नहीं है उसकी, और एक शॉल ओढ़े हुए, फ्लोरल शॉल ओढ़े हुए, ऐसी एक मूर्ति भी निकली। द टेराकोटा फ्रेगरेंट वुमन रिफर टू द मदर गॉडेस एंड अदर मोर फाइन आर्ट। ऐसे ही एक फिगर निकला औरत को जिसको रेफर किया जाता है मदर गॉडेस,
मोहनजोदारो से निकली एक फिगर जो कि औरत को रिजेंबल कर रही थी मूर्ति, उसको मदर गॉडेस बोला जाता है। मोहनजोदारो इज अ फाइन पीस, सिमिलरली अ टेराकोटा फिगर ऑफ हम्ड बुल, एक फिगर और निकला खुदाई के दौरान जिसमें एक हम बुल निकला, मतलब एक सांड निकला जिसके पीठ पे एक हम था। यानी जो बुल होते हैं नॉर्मल जो भी आप सांड देखेंगे उनकी पीठ पे हम्प होता है। विद अ कॉर्ड अराउंड हिज नेक, और उसकी नेक रस्सी, द फिगर ऑफ द हम बुल विद अ कॉर्ड अराउंड हिज नेक। स्मॉल मॉडल कार्ड ऑफ क्ले, और ये भी वहाँ पे मिले। तो कहने का मतलब ये है कि खुदाई के दौरान बहुत सी मूर्तियाँ निकली थीं हड़प्पा के लोगों की, जो कि अलग अलग चीज़ों को रिजेंबल कर रही थी। एक बुल की मूर्ति मिली जो कि पीठ पे जिसके हम था उसकी मूर्ति मिली थी, एक वो बुल था। और उसके बाद स्टैचू मिली, कॉपर की स्टैचू मिली एक डांसिंग गर्ल की, एक स्टैचू मिली जो कि एक आदमी के जैसा था जो कि दाढ़ी रखा था और मूछें नहीं थी उसकी, वो शॉल ओढ़े हुए था। एक मूर्ति मिली थी जो कि औरत के जैसे फिगर को रिजेंबल कर रही थी, तो उसको मदर गॉडेस बोला गया। ऐसे ही कहने का मतलब है कि ये लोग आर्टिस्ट भी थे और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी इनको शौक हुआ करता था। ये पत्थरों से मूर्तियों को बनाते थे। पॉटरी एंड पेंटिंग, द इंडस वैली पीपल नो द आर्ट ऑफ द पॉटरी। अब जब वो पत्थर से मूर्तियों को बनाते थे तो वो पत्थर से चीज़ों को भी बनाते थे, मटके वगैरह पॉटरी वगैरह का भी उनको उनको सलीका था, वो ये सब चीज़ें भी करते थे। व्हील वर यूज टू मेक पॉटरी एंड वर ब्यूटीफुली पेंटेड डेकोरेटेड। पॉटरी मट्टी के बर्तन बनाते थे और उसको पेंट भी करते थे वो, और उनको डेकोरेट भी करते थे। द क्ले पोट्री वॉज बेक एंड द सर्फेस ऑफ द पॉट वॉज पेंटेड विद ग्लेज कलर। और जो क्ले पोट्री होती थी उसको पकाते थे, कच्ची मिट्टी को पका के बाकायदा पक्का बना के रखते थे और बेहतरीन से पेंट भी करते थे। द पेंटिंग ऑन द पोट्री इंडिकेट द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द हड़प्पा पीपल। जो भी पोट्री पे पेंटिंग थी वो ये शो करती है कि कितने ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल थे हड़प्पा के लोगों में। इन सब चीज़ों का जब खुदाई हुई, जब ये सब चीज़ें मिली, तो इससे पता चला कि जो उस ज़माने के लोग थे वो कितने टैलेंटेड थे, कितने आर्टिस्टिक बंदे थे कि वो ये सब बनाते थे, उन सबको पेंट भी करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ यूटेंसिल्स सच एज बॉल, डिशेस, कप, सॉफर, वेज, बेसिन हैव बीन डिस्कवर। बहुत सी चीज़ें निकली जब खुदाई हुई हड़प्पा की, तो बहुत सी चीज़ें निकली जिसमें बाउल निकले, बर्तन निकले, डिशेस निकली, कप निकले, सॉसर निकले, ये सब चीज़ें निकली जो कि डेकोरेटेड थी, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी हाथों से। उन पर चिड़ियाँ बनी हुई थी और फिगर्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, इन सब के फिगर्स बने हुए थे, जानवर बने हुए थे, चिड़ियाँ बनी हुई थी, मतलब उनको उन्होंने अपने हाथ से बनाया था। These people of Indus Valley also drew vertical horizontal lines, even geometrical design on the pot. और इन लोगों ने ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ही बना रखे थे पॉट्स पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ही बना रखी थी। मतलब उस ज़माने के ये लोग थे, लेकिन इन लोग के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, आर्टिस्टिक बंदे थे। जितनी चीज़ें खुदाई में निकली तो उससे यही पता चलता है कि इन लोगों ने सारी चीज़ें कर रखी थी। स्क्रिप्ट, द सील ऑफ द इंडियंस वैली इंडिकेट द पीपल नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। अब जो सील्स मिली उस जमाने की, तो इससे ये भी पता चलता है कि उस जमाने के लोग आर्टिस्ट तो थे ही, पत्थर से मूर्ति तो बनाते थे और उनको लिखना भी आता था। देयर स्क्रिप्ट वॉज नोन एज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और उनकी स्क्रिप्ट को बोला जाता था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। मोर देन 375 सील्स बेयरिंग साइंस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम डिफरेंट साइड ऑफ द इंडस। Some historians are of the view that the direction of the writing was from left to right, whereas the other view that left to right, the script not very different. अब 375 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें स्क्रिप्ट्स उनकी मिली हैं। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो लेफ़्ट से राइट पढ़ें इसको या राइट से लेफ़्ट पढ़ें। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं इसको लेफ़्ट से राइट पढ़ा जाता है, और कुछ का कहना है कि राइट से लेफ़्ट पढ़ा जाता है। तो ये अभी तक नहीं पता चला है कि वो लेफ़्ट से पढ़ेंगे कि राइट से पढ़ेंगे, लेकिन ये पता चलता है कि जो भी खुदाई में स्क्रिप्ट मिली इससे ये पता चलता है कि उन लोगों को लिखना आता था। रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल, अब उस ज़माने के लोग क्या मानते थे, क्या रिलीजियस बिलीफ था, उसके बारे में बात करते हैं। रिलीजन कस्टम, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सर्टेन ऑब्जेक्ट विच मे हैव द रिलीजन सिग्निफिकेंस। अब जब खुदाई हुई तो उस ज़माने में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ें ढूंढी जिससे ये पता चलता है कि रिलीजन सिग्निफिकेंस क्या थी उस ज़माने के लोगों की।
दीज इंक्लूड टेराकोटा फिगरिंग्स ऑफ वुमेन्स हैवली ज्वेल्ड, मतलब कुछ मूर्तियां ऐसी मिली थी औरतों की जिसपे ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी लगी हुई थी। सम विद इलेबरेटेड हेड ड्रेस, और कुछ ऐसी मिली थी जिनका हेड पे ड्रेसेस थे, या जो उनका हेड था उस पे ड्रेस बंधे हुए थे। पीपुल बिलीव दैट हड़प्पन पीपुल माइट कंसिडर द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, ऐसा वो मानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो हड़प्पा के लोग थे, वो इस मूर्ति को गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड मानते हैं। मेल गॉड ऑफ इंडस वैली, वन सील फाउंड इन एग्जीबिशन डिपिक्ट अ मेल गॉड। अब एक जो सील मिली उन लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, वो मेल गॉड को रिजेंबल करती है, क्योंकि वहां पे कोई गॉड को वो लोग पूछते थे जो कि मेल थे। 3 हॉर्न्स शोन ऑन हिज हेड, और उनके सर पे 3 सींगें निकली हुई हैं। इट हैज बीन शोन सीटेड क्रॉस लेग इन द योगिक पोस्टर, और वो बैठे हुए हैं योगिक पोस्टर, मतलब योगा फॉर्म में वो बैठे हुए हैं, उनके माथे पे 3 सींगे हैं। सम टाइम सराउंडेड बाय एनिमल्स, और कुछ जानवर भी हैं वहाँ पे। 1 बफेलो एंड 2 डेयर आर ऑल्सो शोन नियर बाय दिस पिक्चर, और एक भैंस और 2 हिरन भी उस पिक्चर में है। दिस मे बी द डिपिक्चर ऑफ द पशुपति लॉर्ड शिवा, तो ये हो सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि पशुपति जो लॉर्ड शिवा हैं, ये उनकी मूर्ति बनाने की कोशिश की हो उन्होंने। Many seal with the picture of Linga and Yogi have been found over. Maybe the people started the worship in them in this. और बहुत सी पिक्चर्स ऐसी मिली हैं जिसमें लिंग है एंड योगी हैं, तो वो भी मिली हैं, और हो सकता है कि लोग उस जमाने में ही इन सब की पूजा करते हो, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। वर्शिपिंग ट्रीज एंड एनिमल, एक सील ऐसी मिली है जिसमें 1 seal found here depict one god between the branches of the people. पीपल के पेड़ के पास में एक उन्हीं ने भगवान बनाया है, ऐसी एक सील मिली थी। विच शोज द पीपल ऑफ द इंडस रीजन वर्शिप ट्रीज एज वेल, जिससे ये लगता है कि उस जमाने के लोग पेड़ों की पूजा भी करते थे। 1 बुल ऑल्सो शोन ऑन वन, एक सांड भी, एक सील पे एक सांड भी मिला है, तो हो सकता है कि लोग उस जमाने में जानवरों और पेड़ों की भी पूजा करते हों, पीपल के पेड़ की पूजा करते हो या सांड की पूजा करते हो। तो ये 3 वहाँ पे फैक्ट पता चले। एक तो हो सकता है कि लोग वहाँ पे फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी लैंड को भी पूछते हो, क्योंकि एक वुमेन का स्ट्रक्चर मिला उनको जो कि पूरी तरह ज्वेलरी से था, मूर्ति बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे ज्वेलरी जैसे बने हुए थे, तो उनको लगा ये एक गॉडेस को ये पूछते होंगे। दूसरा एक स्ट्रक्चर उनको वहाँ पे ऐसा मिला जिसमें उन्हीं ने पशुपति लॉर्ड शिवा को डिपिक्ट करने की कोशिश करी। एक वहाँ पे बफेलो है, 2 हिरन है, और उनकी 3 सींगें निकली हैं, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करी। तो हो सकता है ये लॉर्ड शिवा को उस टाइम पे भी पूछते हों, और पेड़ों और जानवरों को भी ये पूछते थे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। हो सकता है ये ऐसा करते हो। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, अब ये सिविलाइजेशन में डिक्लाइन क्यों हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश फॉर मेनी ईयर बिफोर, बहुत सालों तक वो लोग चलते रहे, उसके बाद वो लोग डिसअपियर हो गए। तो यही हमें जानना है कि वो डिसअपियर क्यों हो गए। द स्कॉलर हैव नो डेफिनेट आंसर टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली। अब उस जमाने के जो स्कॉलर हैं उनके पास कोई खास आंसर नहीं है बताने के लिए कि ये लोग क्यों डिक्लाइन आया इनके में। इट इज बिलीव दैट द सिविलाइजेशन gradually disappear because of natural calamities and arrival of the Aryan। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है नेचुरली जो आपदाएं आई उसकी वजह से वो चले गए, या जो उसके बाद इनके बाद जो आर्यंस आके वहां पे रहे, हो सकता है उनकी वजह से ये सिविलाइजेशन चली गई हो। जो पॉसिबल रीजन है जो माना जाता है, तो पहला माना जाता है फ्लड्स, वहां पे हो सकता है बाढ़ आ गई हो। मेनी स्कॉलर बिलीव दैट मेनी टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द फ्लड, नदी में बाढ़ आई जिसकी वजह से वो बह गए। अर्थक्वेक, इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द सेवरल अर्थक्वेक माइट हैव जॉइंड वेरियस सिटीज, ये भी माना जाता है कि वहां पे भूकंप आ गया हो, जलजला आ गया हो, जिसकी वजह से पूरी की पूरे शहर बह गए हो या टूट गए हो। तीसरा रीजन जो कहा जाता है कि ड्राफ्ट एंड एपिडेमिक, हो सकता है वहां पे सूखा पड़ गया हो। सम स्कॉलर्स का, कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि हड़प्पा में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोग मर गए हैं, एक साथ सबके सब बर्बाद हो गए। एग्रेशन बाय आर्यन,
कुछ लोगों का यह भी कहना है, हिस्टोरियंस ऑल्सो बिलीव दैट द पीपल ऑफ द हड़प्पा हैड टू फेस मेनी आर्य विच लेड टू डिक्लाइन। जब आर्यंस वहां पे आए तो हो सकता है उन्हीं ने उनको वहां से भगा दिया हो, जिसकी वजह से उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो यहाँ पे मेन 4 रीज़न दिए गए हैं उनकी सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के, जिसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है क्यों ख़त्म हुए। ऐसा कहा जाता है कि बाढ़ आ गई होगी, जिसकी वजह से नदी के किनारे वो लोग बसे थे, सारे के सारे घर बह गए होंगे। दूसरा रीज़न ये दिया जाता है अर्थक्वेक की वजह से सारे घर टूट गए होंगे, लोग ख़त्म हो गए होंगे। तीसरा, वहाँ पे सूखा पड़ गया होगा, अकाल आ गया होगा, जिसकी वजह से लोग जिंदा नहीं रहे। चौथा रीज़न ये है कि जब वहाँ पे आर्यंस आए तो उन्हीं ने उन पे कब्जा कर लिया और एग्रेशन की वजह से उनको डिक्लाइन करना पड़ा, उनको हरा दिया आर्यंस ने, तो उनकी सभ्यता ख़त्म हो गई। कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये पढ़ लेते हैं। With the discovery of the Indus Valley Civilization in 1920-1921, we came to know that before the advent of आर्यंस के आने से पहले हमको जब ये डिस्कवरी हुई ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हमें समझ में आया कि आर्यंस से पहले भी एक ऐसी सभ्यता थी जो इतनी सिविलाइज थी और इतने प्लानिंग से रहती थी। तो ये हमको 1920-1921 में पता चला जब ये डिस्कवरी हुई इसकी। द मॉडर्न हिंदू ओरिजिन ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन, और जो हिंदू रिलीजन है आज का वो भी इसी सिविलाइजेशन से ओरिजिनेटेड है। अगर आपने मेरी वीडियो सही से पढ़ी होगी, अभी जो रिलीजन बिलीव की बात करी गई थी, तो पशुपति लॉर्ड शिवा को भी ये लोग उस ज़माने में भी पूछते थे। तो हो सकता है कि जो रिलीजन हिंदू मॉडर्न हिंदू है ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ हो। The Indus Valley Civilization has put India on the world map as one of the ancient civilization along with the Egyptian and the Mesopotamian। अब इस सिविलाइजेशन ने इंडिया को भी एक वर्ल्ड मैप पर लाके खड़ा कर दिया कि हिंदुस्तान में भी ऐसी एक सिविलाइजेशन थी जो कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन के साथ साथ इंडिया में भी थी, जो कि इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड थे। एंड हेल्प टू कॉन्फिडेंट प्राइड इन द स्टैंडर्डाइज ब्रेक प्लान कंस्ट्रक्शन और सिटी सैनिटाइजेशन। मतलब इस सिविलाइजेशन ने ये ला के इंडिया को भी वर्ल्ड मैप पे लाके खड़ा कर दिया है कि एक सिविलाइजेशन इंडिया में भी ऐसी थी जो ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करती थी, जिनके पास स्टैंडर्डाइज ब्रिक थे, प्लानिंग से काम करते थे, सिटी बनाए थे, सीवर बनाए थे, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई थी उन्हीं ने, पॉटरी करते थे और बहुत सी चीज़ें उन्हीं ने करी। तो ऐसी एक सिविलाइजेशन इंडिया में भी थी। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि इंडियंस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, क्या करते थे वो लोग, कैसे रहते थे, क्यों उनको सिविलाइज कहा जाता था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग और वीडियोस कंटेंट पे बनाएं, आपके सिलेबस की किताबों पे बनाएं, तो आप हमें अपनी बुक्स की PDF भेज सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप व्हाट्सएप पे क्लियर PDF अपनी बुक्स की क्लियर PDF व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी PDF को हम अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करके आपको समझाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से स्कोर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।